बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अली मदद। हमारे प्यारे पैगंबर हजरत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी पैगंबर थे। वे खातिमुल अंबिया थे। वे मुस्तफ़ा यानी अल्लाह के पसंदीदा और रहमतुलिल आलमीन यानी सारी कायनात के लिए रहमत का स्रोत थे। पिछले सेशन में हमने रसूलुल्लाह के आदर्श व्यक्तित्व को कुरान पाक और तफसीरकारों के हवाले से जाना कि किस तरह से रसूलुल्लाह के अखलाक और नैतिक दर्जा बहुत ही महान है। हमने ये भी जाना कि अल्लाह ताला ने आप सल्लम को कुरान पाक में उस्वतुन हसन यानी हमारे लिए एक आदर्श मिसाल और रोल मॉडल कहकर संबोधित किया है। हमने रसूलुल्लाह की जिंदगी के कुछ घटनाओं को संक्षेप में जाना, जैसे कि वे एक सादा जीवन जीते थे और हीरा गुफा में जाकर खूब इबादत करते थे। आप सल्लम ने हिम्मत और सब्र से मुश्किलों का सामना किया और इस्लाम मजहब का फैलावा अल्लाह की रहमत से मुकम्मल किया। मक्का वासियों और मदीना वासियों में भाईचारा और दोस्ती के रिश्ते स्थापित किए। अपने उदार भाव और नैतिक वर्तन से लोगों को प्रेरित किया। हमने देखा कि जब संगे अस्वद के पत्थर को काबा शरीफ में अपनी जगह पर रखना था, तब आपने आपकी हिकमत से इस समस्या का हल निकाला। और आखिर में हमने रसूलुल्लाह के दृष्टांत से हमारी जिंदगी में कनेक्शंस बनाकर ये जाना कि समय भले ही बदला है, लेकिन हमारे मूल्य वही है और रसूलुल्लाह का जीवन हमें भी नैतिक जिंदगी जीने की प्रेरणा देता है। 12 मार्च 1976 को कराची में जब मौलाना हाजिर इमाम को सीरत कॉन्फ्रेंस के लिए इनवाइट किया गया, तब रसूलुल्लाह के सीधे वंशज हमारे 49वें इमाम नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाजिर इमाम अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह के जीवन के गुणों को याद करते हुए कुछ प्रेरणादायक शब्द फरमाए। आइए सुनते हैं। Do we have a clear, firm and precise understanding of what Muslim society is to be in times to come? And if, as I believe, the answer is uncertain, where else can we search than in the Holy Quran and in the example of Allah's last and final prophet, with the great diversity of cultures, knowledge, outlook and resources can be coordinated and brought to bear fruit for the Muslim world. Let me now return to the question of what Muslim society should seek to be in the years ahead. Islam, as even non-Muslims have observed, is a way of life. This means that every aspect of the individual's daily existence is guided by Islam. His family relations, his business relations, his education, his health, the means and manner by which he gains his livelihood, his philanthropy, what he sees and hears around him, what he reads, the way he regulates his time, the buildings in which he lives, learns and earns. I cannot think of any time in Islamic history when Muslims have had a greater opportunity to unite. The Holy Prophet's life gives us every fundamental guideline that we require to resolve the problem as successfully as our human minds and intellect can visualize. His example of integrity, loyalty, honesty, generosity both of means and of time, his solicitude for the poor, the weak and the sick, his steadfastness in friendship, his humility in success, his magnanimity in victory, his simplicity, his wisdom in conceiving new solutions for problems which could not be solved by traditional methods without affecting the fundamental concept of Islam. Surely, all these are foundations which, correctly understood and sincerely interpreted, must enable us to conceive what should be a truly modern and dynamic Islamic society in the years ahead.
जैसा कि हमने सुना, पहले इमाम ज़मान ने एक सवाल हमारे सामने रखकर ये फरमाया कि जैसे वक्त का दबाव हम पर पड़ेगा, हर मुसलमान के सामने ये बुनियादी सवाल होगा कि वो अपनी जिंदगी कैसे बसर करे कि जिससे वो एक सच्चा मुसलमान कहलाए। फिर इमाम ने जवाब में फरमाया कि अगर हम कुरान पाक और रसूल सल्लम की जिंदगी से प्रेरणा लेते हैं तो हम कभी गुमराह नहीं होंगे। इमाम ज़मान ने उस वक्त रसूल अल्लाह की जिंदगी की इन विशेषताओं का जिक्र किया: प्रामाणिकता और ईमानदारी, समय और साधनों की उदारता, गरीब, बीमार और कमजोरों की देखभाल, दोस्ती में दृढ़ता, सफलता में नम्रता, सिंप्लिसिटी यानी सादगी, और मुश्किलों का हल हिकमत और समझदारी से करना। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी मानव जात के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने अपने समय की सभी चुनौतियों का सामना अपने गुणों के जरिए और अपनी करुणा के माध्यम से किया और हमारे लिए एक मिसाल कायम की। आज के सेशन में हम मौलाना हाजिर इमाम ने अपनी स्पीच में रसूलुल्लाह के जिन क्वालिटीज यानी गुणों की बात की, उनमें से हम 3 गुणों की चर्चा करेंगे। पहला, सिंप्लिसिटी एंड जेनरोसिटी यानी सादगी और उदारता। दूसरा, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, प्रामाणिकता और ईमानदारी। और तीसरा, विजडम टू फाइंड न्यू सॉल्यूशंस यानी नए उपाय निकालने की हिकमत और समझदारी। आइए इन क्वालिटीज यानी गुणों को हम आज के समय में यानी कॉन्टेम्पररी टाइम्स में किस तरह अपना सकते हैं, उस पर नजर करें। आज के समय में हम सिंपलिसिटी, सादगी और जेनरोसिटी, उदारता की बात करते हैं तो हमें रिफ्लेक्ट करना होगा कि हम हमारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे करते हैं। कई बार हम फैशन के पीछे दौड़ते हैं, शायद ईर्ष्या में, दिखावा करने में या दूसरों के साथ कंपैरिजन के प्रयास में हमने अपने आप को फिजूल खर्च करते हुए पाया है। दूसरों के मुकाबले हमारे पास फोन का लेटेस्ट मॉडल हो या लेटेस्ट डिजाइन के फैशनेबल कपड़े हो और ऐसे अननेसेसरी, अनावश्यक चीजें जिनकी शायद हमें जरूरत भी ना हो, उस पर हम पैसों को खर्च कर देते हैं। मॉडर्न, एडवांस्ड और प्रोग्रेसिव होना अच्छा है, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना अच्छी बात है, लेकिन ये भी ध्यान रखना भी जरूरी है कि हम कहाँ और किस चीज पर खर्च कर रहे हैं। दुनियावी चीजों के पीछे भागदौड़ करते वक्त हमें जीवन की जरूरतों और हमारी इच्छाओं के बीच के तफावत को समझना है। शायद इस पैंडेमिक ने हमें हमारी नीड्स एंड वांट्स, जरूरतों में और इच्छाओं के बीच चुनाव करना सिखा दिया है। सही चॉइसेस करना, सुलझे हुए डिसीजंस, फैसले लेना कितना जरूरी है, उसका एहसास अब हमें हो रहा है जब हम इस बात पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि हमारा प्लैनेट पृथ्वी ह्यूमन कंजप्शन यानी मानव उपभोक्ता में किस कदर दबते ही जा रहा है और इंसानों की बढ़ती लालच की वजह से उसे कितना नुकसान भी हो रहा है। अब जब हम सिंप्लिसिटी के इस ख्याल पर गौर कर रहे हैं तो शायद जब हम हमारे जिंदगी के महत्वपूर्ण ओकेजन्स जैसे बर्थडेज, वेडिंग्स, सोशल पार्टीज और गैदरिंग्स को आज के समय में हम कैसे सादगी से टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म के द्वारा मना सकते हैं, उसे भी जाना है। उसी खुशी और जज्बे के साथ बिना ज्यादा खर्च किए हम इन्हें मना सकते हैं, ये भी हमने विटनेस किया है।
सही चॉइसेस करते हुए प्रूडेंस को हम कैसे अपनी लाइफस्टाइल में अपना सकते हैं, ये हमारी नई सोच का हिस्सा है। दूसरी ओर सादगी, सिंप्लिसिटी हमें कंटेंटमेंट, संतुष्ट होकर जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। कहते हैं सादा जीवन अधिक स्पष्टता, आंतरिक शांति और सार्थक संबंधों को जन्म देता है। एक सादा जीवन हमें सही अर्थ खोजने के लिए और आध्यात्मिक जीवन के सफर में आगे बढ़ने में मदद करता है। किसी ने खूब कहा है, आउटर ऑर्डर लीड्स टू इनर काम। बाहर की जिंदगी में जब हम डिसिप्लिन अपनाते हैं तब हमें हमारी अंदरूनी जिंदगी में शांति और सुकून का एहसास होता है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, शायद यही सीख हमें आज मिल रही है। जब रिसोर्सेज की बात आती है तब हमारे पास अगर ज़्यादा है, एक्सेस है, तब हमें जो दूसरे इतने खुशनसीब नहीं हैं या गरीब हैं और ज़रूरतमंद हैं, कमज़ोर और लाचार हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। यही सीख हमें कुरान पाक में रसूलुल्लाह की ज़िंदगी से और इमाम ज़मान के कार्य से भी मिलती है। जब हम हमारी ज़रूरतों को सीमित रखते हैं, संतुष्ट भाव से दूसरों में बांटते हैं, तब हम खुद अपने अंदर एक अनोखी खुशी का भी एहसास करते हैं। The notion of sharing one's wealth to support educational and charitable endeavor for the benefit of others is a well-established principle of our faith. And we are fortunate in the Ismaili community that we have so many who embrace this important ethic, this practice of philanthropy and generosity. It is something which I think distinguishes us as a community and which has enabled us over the generations to create and to build institutions which have supported the quality of life not only of our Jamaat but also of those amongst whom we live. सच्चाई, प्रामाणिकता और ईमानदारी का अर्थ अगर हम देखें तो अपने मजहब के मूल्यों के मुताबिक जीवन बिताना, एक विश्वसनीय और ऑथेंटिक यानी सच्ची जिंदगी जीने का प्रयास करना है। जब हम हमारे समाज में दूसरों से व्यवहार करते हैं तब सच्चाई के साथ जेन्युइन तौर पर सच्चाई और ईमानदारी भरा बिहेवियर हमारे जीवन का हिस्सा हो, ये आज के समय में भी बहुत जरूरी है। मौलाना हाजिर इमाम ने अपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्पीच में मुस्कुराते हुए अपने उसी यूनिवर्सिटी के दिनों को याद करते हुए जो शब्द जोडीडी लेक्चर में फरमाए उसे सुनते हैं और इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। Incidentally, I must have been the only Harvard undergraduate to have 2 secretaries and a personal assistant working with me. And I have always been very proud of the fact that I never sent any of them to take notes for me at my class. इमाम ज़मान ने फरमाया कि जब वे इमामत की मसनद पर विराजमान हुए तब उन्होंने 1.5 साल का ब्रेक लिया। फिर जब वे वापस पढ़ने गए उनके साथ 2 सेक्रेटरीज और एक पर्सनल असिस्टेंट थे। इमाम फरमाते हैं कि कभी भी उन्होंने नोट्स लेने के लिए उनके स्टाफ को क्लास में नहीं भेजा। मौलाना हाजिर इमाम की ये बात हमारे लिए एक संकेत है कि इमाम ने अपनी पढ़ाई पूरी इंटेग्रिटी और ईमानदारी से मुकम्मल की। मौला का ये एग्जाम्पल आज की पीढ़ी के बच्चों और युवाओं को प्रेरणा दे रहा है कि हमारी एजुकेशन ईयर्स में हम सच्चाई और निष्ठा से अपनी पढ़ाई पूरी करें। अब जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ज्यादा यूज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, तब हमारे एग्जाम्स, मीटिंग्स और रिसर्च के दौरान जरूरी है कि हम अपनी ऑनेस्टी, ईमानदारी और इंटेग्रिटी को कायम रखें। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। हर कोई सोशल मीडिया पर दिखने के लिए, विजिबल होने के लिए हर मुमकिन प्रयास करता है।
क्यों नहीं, टेक्नोलॉजी है, जमाना भी सोशल नेटवर्किंग का है, सबके साथ चलना है। लेकिन क्या ये सोच सही है कि सोशल मीडिया पर तो हर कोई फेक करता है, झूठा प्रदर्शन देता है, तो हमने भी कर लिया, तो उसमें क्या हर्ज है? अगर मुझे ज्यादा फॉलोअर्स चाहिए, लाइक्स चाहिए, तो मुझे अपने आप को बड़ा दिखाकर प्रमोट करना ही होगा। ज्यादा पैसे कमाने हैं तो थोड़ी सी गलत मार्केटिंग भी कर ली तो क्या फर्क पड़ता है? इस वर्चुअल दुनिया में हर कोई ये करता है, तो हमने भी कर लिया, तो ये हमारा कसूर नहीं है। इन सवालों का और ऐसे विचारों का जवाब हमें खुद ढूंढ निकालना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें अपने आप से सच कहना है। ऐसा ना हो कि हम इसका जवाब न दे पाए और हमसे हमारी ईमानदारी और प्रामाणिकता कब खो जाए इसका एहसास भी हमें ना हो। 9 जून 2009 की रोज अल्बर्टा, कनाडा में मौलाना हाजिर इमाम ने अपने एक स्पीच में ईमानदारी और निष्ठा के गुणों की ओर संकेत देते हुए जो स्पीच फरमाई, आइए हम उस पर गौर करें। But the problem extends into every area of human enterprise. When a construction company cheats on the quality of materials for a school or a bridge, when a teacher skims on classwork in order to sell his time privately, when a doctor recommends a drug because of incentives from a pharmaceutical company, when a bank loan is skewed by kickbacks, or a student paper is plagiarized from the internet, when the norms of fairness and decency are violated in any way, then the foundations of society are undermined. And the damage is felt most immediately in the most vulnerable societies where fraud is often neither reported nor corrected, but simply accepted as an inevitable condition of life. Again, universities are among the institutions which can respond most effectively to such threats. It seems to me to be the responsibility of educators everywhere to help develop ethically literate people who can reason morally whenever they analyze and resolve problems, who see the world through the lens of ethics, who can articulate their moral reasoning clearly, and even in a world of cultural and religious diversity, and have the courage to make tough choices. And it is clear that the quality of ethical leadership throughout society can in great measure be shaped by our educational institutions. जैसा कि हमने देखा कि मौलाना हाजिर इमाम ने अपने स्पीच में एथिकल रेल्म की बात की, इमाम ने करप्शन के कुछ उदाहरण भी दिए और समझाया कि आधुनिक समाज में हम इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी को बरकरार रखते हुए हमें दुनिया को एथिक्स की लेंस से देखना है। यानी हमें हमारे एथिक्स, हमारे मूल्यों को ध्यान में रखना है। टफ चॉइसेस करनी हो तब हमें हिम्मत के साथ चुनाव करना होगा। हम स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, बिजनेसमैन हो, जो भी हमारा रोल हो, जिंदगी के हर पहलू में हमारे मूल्य हमें जरूर गाइड करेंगे कि हम पूरी ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी यानी प्रामाणिकता और ईमानदारी से अपने कार्य को निभाएं। हमारा मजहब हमें सिखाता है कि हम हमारे इंटेलेक्ट यानी कि अक्ल का इस्तेमाल करें। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम हो, मुश्किल हो, तो हम उसका सल्यूशन, उसका उपाय समझदारी से और हिकमत के साथ करें, अपनी विजडम से यानी बुद्धिमत्ता से उसका समाधान करें। आज एजुकेशन, बिजनेस, स्पोर्ट्स, हेल्थ सभी क्षेत्रों ने नए बदलाव अपनाए हैं। सभी ने समय के मुताबिक नए सॉल्यूशंस ढूंढ निकाले हैं। हमारी संस्थाओं ने भी इसे डेमोन्स्ट्रेट किया है। हमारे जमात खाने जब टेम्परेरीली बंद हो गए,
हमारे इंस्टीट्यूशंस भी हमारे लिए ऑनलाइन प्रोग्राम्स लेकर आए। क्या हमने कभी सोचा था कि इमाम ज़मान के संदेश, उनके मैसेजेस हमें ऑनलाइन, वो भी पूरी ग्लोबल जमात को एक साथ मिलेंगे? क्या हमने सोचा था कि हम सब वन जमात होकर अपने त्योहारों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से मनाएंगे? इमाम ज़मान की रहमत और गाइडेंस के जरिए हमारे इंस्टीट्यूशंस ने ये हमारे लिए मुमकिन किया। समय के साथ ये नए उपाय हमारे सामने आए। आगा खान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट फिरोज रसूल ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में इस पेंडेमिक के दौरान लीडर के तौर पर उनका जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसे शेयर किया। आइए इस वीडियो में देखते हैं। This past 6 months have really challenged us as leaders of institutions, but in my case, as the president of the university, to make sure that we are not thinking just about the way we used to do things and how do we get back to the way we used to do it, because the way we used to do it is not going to come back again. We've often heard the words new normal. So for us as the leadership, not just me as the president, but the leadership in the university, which goes through all the academic centers we have, all the academic entities, the hospitals and so on, the research facilities. For us, it's been how do we now step back, try and understand what it is we're dealing with, understand the needs that this new pandemic has created, and then respond with the appropriate actions, with the appropriate changes. यहां प्रेसिडेंट ने कहा कि हमें सोचना है कि जैसे हम चीजों को पहले करते थे, क्या वैसे ही अब भी हमें करते रहना है, या फिर इस नए नॉर्मल में हमें नए सॉल्यूशंस निकालने हैं। उन्होंने समझाया, आज हम सभी की जिंदगी में एक नया रिदम है, एक नई सोच है। इस महामारी के बाद शायद हम पहले जिस तरह चीजें करते थे वैसे ना कर पाए। ऐसे समय में किस तरह से अब हमें स्टेप बैक करना है, यानी कि एक कदम पीछे आकर थोड़ा रुक कर सोचना है कि हम किन चीजों से डील कर रहे हैं। सभी जरूरतों को समझना है और उसमें हमें नए उपाय निकालने हैं। वे कहते हैं कि हमें विविध तरीकों से एक नए संदर्भ में उपाय निकालने होंगे। हमारा रोल जो भी हो, हम जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं, वहां हमें विजडम से नए बदलाव लाने हैं और नए सॉल्यूशंस ले आने हैं। उन्होंने बहुत खूबी से हमें बताया कि हमें खुद पहले सवाल करना है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या बदलाव लाने हैं। समझदारी इसी में है कि हम सही समय पर सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाएं और बदलाव लाकर आगे बढ़ें। आज हम सभी जब इस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, हमने देखा है कि हर किसी ने इंडिविजुअली अपने प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए अपने अपने तरीके से सॉल्यूशंस ढूंढ निकाले हैं। इस न्यू नॉर्मल में बच्चों ने टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी पढ़ाई करना सीख लिया है। सीनियर्स जूम कॉल और वीडियो कॉल करना सीख गए हैं। अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ जुड़कर रहना और कैसे कुछ सीखकर एक्टिविटीज में हिस्सा लेकर अपने आप को एंगेज रखना, ये हमने समझ लिया है। कई वुमेन ने अपनी हॉबीज को ऑक्यूपेशन का स्वरूप दिया है। एक ऐसी ही मिसाल मैरी की है। फिलीपींस की मैरी ने अपना जॉब खो दिया। उसे आर्ट करना पसंद था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से स्टेशनरी के स्टोर्स बंद थे। वो कैनवास पर अपना आर्ट वर्क कैसे कर पाती? तब मैरी ने अपने घर के पास जो फणस यानी कि जैक फ्रूट का पेड़ था, उसके लीव्स पर आर्ट करना शुरू किया और अपनी कमाई भी शुरू की। अपनी अकल से उसने ये नया सॉल्यूशन ढूंढा, जिससे अपने हर लीफ को
अब वो $8 में बेच पा रही है। इसी तरह कई प्रोफेशनल्स ने अपने स्किल्स को अपग्रेड किया है। व्यापारियों ने अपने बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन ट्रेडिंग जैसे चेंजेस को अपनाया है। कुछ रोज पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में केरला के एक वाटर रिसोर्ट पर आर्टिकल था। केरला के इस वाटर रिसोर्ट को फिश फार्म में तब्दील करने में आया। यहां पर उन्होंने बिजनेस की लाइन ही समय के साथ बदल दी। जो वाटर रिसोर्सेस संसाधन उनके पास थे, उसमें से उन्होंने फ्रेश फिशेस, जो वहां की लोकल फिशेस हैं, जो वहां की कल्चरल फिशेस हैं, उसका एक्सपोर्ट हो पाए और इनकम भी मिले, इसलिए उन्होंने नए सॉल्यूशंस ढूंढ निकाले। दुनिया में सभी एक साथ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, पर सिर्फ कंप्लेन करना या हाथ पर हाथ रखकर सिचुएशन नॉर्मल होने का इंतजार करने की बजाय यह जरूरी है कि हम अपनी विजडम से, यानी कि होशियारी से प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढ निकालें और समय के साथ हिम्मत से और हिकमत से आगे बढ़े। जैसे कि इमाम ज़मान ने सीरत कॉन्फ्रेंस की अपनी स्पीच में फरमाया, रसूल अल्लाह की जिंदगी से प्रेरणा लेकर और हमारे मूल्यों का पालन करते हुए हम खुद अपने अंदर और आसपास हमारे समाज में बदलाव ला सकते हैं। आज हमारे पास नबी साहिब की आल में से आते हुए जमाने के इमाम हाजिर और मौजूद है, जो हमें अपने कार्य से प्रेरित करते हैं। इमाम ज़मान हमें दीन और दुनिया दोनों पहलुओं पर हिदायत देते हैं, ताकि हम एक आदर्श जीवन व्यतीत कर सके। In 1957, I was still a student at Harvard when I inherited the responsibilities of the Ismaili Imamat from my grandfather, Sir Sultan Muhammad Shah. All my aims and ambitions have been devoted to help and guide my spiritual children in spiritual and worldly matters. The happiness which I have gained from my work, the encouragement to carry more and more responsibility and undertake more and more projects, the continuous search for truth in all matters, all this has been due to you. The cosmopolitan ethic is one that will honor both our common humanity and our distinctive identities, each reinforcing the other as part of the same high moral calling. The central lesson of my own personal journey over many miles and many years is the indispensability of such an ethic in our changing world, based on the timeless truth that we are, each of us and all of us, born of a single soul. Thank you. आइए आखिर में हम मौलाना हाजिर इमाम की अनमोल हिदायत से कुछ प्रेरणा ले। इमाम ज़मान ने इस संदेश के द्वारा हमें ये बात याद दिलाई कि सदियों से चलती आ रहे हमारे मजहब के मूल्य को हमें हमेशा अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए रखना है। आज के सेशन में हमने सादगी और उदारता, ईमानदारी और प्रामाणिकता और समझदारी से नए उपाय निकालना, इन गुणों की चर्चा की। इंशाअल्लाह हिम्मत से, साथ मिलकर और मौला की दुआओं से हम मुश्किल समय का सामना जरूर कर पाएंगे। आमीन। या अली मदद।